हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनाइज्म रिप्रोड्यूस। जीव को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनाइज्म। और जनन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोड्यूस, तो हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। अब देखो, जीव के अंदर, है ना, पौधे भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, एनिमल्स, है ना। एनिमल्स जो है ना, ये जीव जो कहता है, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी, न्यूट्रिशन पढ़ा था, पोषण पढ़ा था, है ना, रेस्पिरेशन, श्वसन पढ़ा, फिर उसके बाद में संचरण, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, फिर एक्सक्रीशन, ना, उत्सर्जन पढ़ा। वो जो सारे लाइफ प्रोसेसेस थे, जैव प्रक्रम जिनको बोलते हैं, वो सारे के सारे जैव प्रक्रम एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, है ना, उसकी सस्टेनेंस के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। लेकिन ये जो जनन है, ये आवश्यक नहीं है मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए। ये एक आवश्यक प्रोसेस नहीं है उसकी जीवन को बनाए रखने के लिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई जीव जनन क्यों करते हैं, है ना। अब इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अब एक कॉमन सा उत्तर जो है वो ये है कि अगर जीव जनन नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, जो सिंगल जीव होगा वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसकी पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। तो जीव जनन किस लिए करते हैं कि ये जो प्रजातियां दिख रही हैं हमको, विविध प्रजातियां जो दिख रही हैं जीवों की, इनमें जनन का योगदान है ना। हम उनको इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो क्या हैं, वो जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि ये कह रहा है कि पहले ये जीव जनन कैसे करते हैं, उससे पहले ये हम जानकारी लेते हैं कि जनन क्यों करते हैं। तो वही जो मैंने बताया आपको कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, है ना, ये किसी व्यष्टि किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल जीव, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज। अब देखो, इसमें बच्चों दो शब्द आएंगे, एक आएगा व्यष्टि और एक आएगा समष्टि, है ना। और एक टिपिकल शब्द लग रहे हैं ना आपको। तो व्यष्टि का मतलब समझ लो इंडिविजुअल, विशेष, व्यक्ति विशेष, है ना। और समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो व्यष्टि और समष्टि, तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये जीवित रहने के लिए तो आवश्यक नहीं है ना। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है ना। अब देखो, जब जीव का क्या होता है, जनन होता है ना। जैसे अब मानव का उदाहरण लें हम, है ना, तो माँ को अपने शरीर का कितना सारा पोषण एक बच्चे को देना पड़ता है, 9 माह तक अपने गर्भ में रखना होता है उसे, है ना। और वो बच्चा माँ के शरीर से ही क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है। तो कितनी सारी ऊर्जा, है ना, माँ को देनी होती है उस बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो अब इसमें प्रश्न यही है कि फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो बात वही है ना, कि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये प्रजातियां इस पर्यावरण से, है ना, इस विश्व से क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं, हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं, वे रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर जीव अकेला होता तो कोई भी जनन द्वारा अपने जैसे, अब देखो व्यष्टि आ गया पर, तो क्या था, अच्छा व्यष्टि दोबारा ही आया, है ना। अपने जैसे, सदृश का मतलब क्या होता है, जैसे, लाइक, अपने जैसे व्यष्टि इंडिविजुअल उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कहीं एक ही जगह पर होता, वो सबको तो नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है, ठीक है ना। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलता है कि दो इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, है ना। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर दो इंडिविजुअल, है ना, संतान पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक ही प्रजाति के हो गए। और अगर वो मिलके संतान पैदा नहीं कर सकते तो उनकी प्रजाति क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। अब जैसे गाय के साथ ही वो बछड़ा उत्पन्न
गाय मतलब बैल, वही बात हो गई ना, प्रजाति हो गई, उसके साथ ही वो बछड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गाय और भैंस जो है ना वो अलग प्रजाति हो गई, ठीक है। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। अब आता है कि क्या जो जीव हैं ये पूरी तरह से अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, अपनी कॉपी, प्रतिकृति, देखो ये बार बार आएगा ये शब्द है ना, कॉपी, प्रतिकृति को क्या बोलते हैं, कॉपी। क्या जो जीव हैं वो एग्जैक्टली है ना अपनी जो है ना फोटोकॉपी एक तरह से मान लो आप उसको बनाते हैं क्या वो? तो आप बताओ, देखो कि जैसे मनुष्य है ना, तो हम मनुष्य की जो या एक बाप की जो संतानें होती हैं, बाप माता पिता की जो संतानें होती हैं वो उनसे क्या होती हैं, एग्जैक्ट उन जैसी होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनके जैसी नहीं होती, थोड़ी बहुत क्या होती है उनकी शक्ल में अंतर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। जबकि जैसे जो प्लांट्स हैं है ना, जैसे प्लांट्स है, गन्ना है, तो गन्ने के खेत में गन्ने लगभग एक जैसे ही दिखेंगे आपको, उनमें अंतर नहीं पता कर पाओगे आप। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य में अगर आप 100 लोग बैठे हुए हैं तो 100 की शक्ल क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उनमें विभिन्नताएं क्या हैं, ज़्यादा हैं, वेरिएशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो विभिन्न जीवों की जो अभिकल्प है, अभिकल्प किसको बोलते हैं, डिज़ाइन को बोलते हैं, और जो उनकी शेप है वो समान होने के कारण ही वे एक जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी का डिज़ाइन एक जैसा है। शरीर का डिज़ाइन समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अब जैसे एक ऐसे समझो आप, एक जैसे कोई मकान बने हुए हैं तो इसका मतलब उनका सबका नक्शा एक जैसा है, तभी तो वो एक जैसे बने, ठीक है ना। तो अब जो जीव जो एक जैसे दिख रहे हैं इसका मतलब उनका जो ब्लूप्रिंट है, जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो क्या है, उनका सेम है ना। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। क्लास 9 में हमें पता है कि कोशिका सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स जिनको बोलते हैं, क्या होते हैं उसके अंदर, क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं उनको, है ना। और उनके अंदर क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, अणु होते हैं। उन अणुओं के अंदर ही आनुवांशिक गुणों के संदेश छिपे हुए होते हैं, है ना। यानी एक मनुष्य का जो बच्चा होता है वो मनुष्य जैसा होता है, एक गाय का बच्चा जो होता है बछड़ा, वो गाय के जैसा होता है ना। तो अब बताओ, ये जन्म तो एक ही कोशिका से होता है, तो ऐसा आखिर क्या चीज़ है कि उसने उसके जैसा ही बच्चा उत्पन्न हुआ, है ना। तो आया समझ में बात कि ये किस में है, जो कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र, और गुणसूत्रों के अंदर होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए के अणु। उन डीएनए के अणुओं के अंदर ही जो इनहेरिटेंस होती है, आनुवांशिक जो गुण होते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी के खुद के घुंघराले बाल हैं तो मम्मी पापा उसके पापा के घुंघराले बाल हैं तो बच्चे के भी नॉर्मली क्या होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। तो वो जो इनहेरिटेंस है, आनुवांशिकता है, वो उनकी वजह से आती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स की वजह से आती है ना। और ये क्या होते हैं, ये जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है ना। तो जनक संतति पीढ़ी मतलब पेरेंट से वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है ना। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु इंफॉर्मेशन निहित होती है ना। अब जो डीएनए होता है वो प्रोटीन को, किस प्रकार के प्रोटीन बनने हैं, है ना, तो अलग तरह की इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर, तो अलग तरह की प्रोटीन्स बनेंगी, उनसे डिज़ाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य का डीएनए अलग है और एक गाय का डीएनए क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी, भिन्न होगी। ये जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर छिपी हुई है वो जब अलग होगी तो बनने वाले प्रोटीन भी अलग होंगे। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः लास्ट में जो शारीरिक डिजाइन में क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है। जो वेरिएशंस हैं वो किसकी वजह से पैदा हुए, कि डीएनए के अंदर जो संदेश छिपे हुए हैं, है ना, वो उनमें क्या अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स जनरेट करते हैं, ठीक है, यस। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की कॉपी करना है ना। तो जनन के मूल में क्या हो गया, डीएनए कॉपी होना, प्रतिकृति अभी बताया था ना, कॉपी होना, तो डीएनए की कॉपी बनना।
डीएनए की कॉपी बनाने के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस का उपयोग करती हैं, है ना। जनन कोशिका में, है ना, जो जर्म सेल्स, अब देखो जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 कॉपी बनती हैं। क्या बनती हैं, 2 कॉपी बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है ना। अब जनन कर रहा है जीव, तो इसका मतलब उसकी कितनी कॉपी बननी चाहिए, 2 कॉपी बननी चाहिए। डीएनए की कितनी कॉपी होनी चाहिए, 2 कॉपी। तो एक तो पेरेंट में रह जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, वो आगे वाली जनरेशन के लिए चली जाएगी वो। परंतु अच्छा अब देखो कि अब जैसे आप कोई एक ही जानवर की, मैं कहूँ आपसे कि 2 ड्राइंग बनाओ आप, ठीक है ना। मैं कहूँ आपसे कि हिरन के 2 चित्र बनाओ आप, तो दोनों चित्र जो बनाओगे, एक बच्चा जो 2 चित्र बनाएगा तो वो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं बन सकते वो, समझ गए ना। क्योंकि कुछ थोड़ा सा कोई लाइन का ही अंतर आ जाएगा, हल्का फुल्का जो है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल वो सेम नहीं होंगे, है ना। लेकिन जैसे मशीन होती है तो मशीन से जो फोटोकॉपी होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है ना। लेकिन जहाँ मानव इन्वॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि मानव के अंदर क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत अंतर उसमें आ जाता है। जो कहने का मतलब ये है कि मूल डीएनए से जो डीएनए की कॉपी बन रही है उसमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने का काम नहीं चलेगा, है ना। देखो पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि इनका अलग होना जरूरी है। अब ये कह रहा है कि सिर्फ मूल कॉपी में से जो कॉपी वो है, मूल में से जो कॉपी है उसके अलग होने से ही काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि कॉपी के साथ साथ उस डीएनए को संधारित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एक कोशिकीय संरचना की भी जरूरत है। जैसे कोशिका में हम देखते हैं ना, क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये हो गए, है ना, क्रोमोसोम्स हो गए, है ना, गुणसूत्र हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं उसके अंदर, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बहुत सारे जो है ना उसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कि वो जो कॉपी जनरेट होती है तो उसके साथ में कोशिकीय संरचना भी बनती है। खाली कॉपी होने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी कॉपी के पास लाइफ प्रोसेसेस के मेंटेन करने के लिए उसके पास कोई संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि नहीं है, उसके लिए कोई संगठित कोशिकीय क्या हो, संरचना मिले उसे, ठीक है ना। इसलिए डीएनए की कॉपी बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है ना। तो दूसरी कोशिकीय संरचना का मतलब क्या हो गया कि उससे सेलुलर स्ट्रक्चर बनती हैं, है ना, एडिशनल सेलुलर एपरेटस बोल दो, है ना। इसमें आपकी बुक में क्या नाम दिया गया है इसको, एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस, ठीक है। तो डीएनए की कॉपी होने के साथ साथ, है ना, उस कॉपी को जिंदा रखने के लिए, विभिन्न लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए एडिशनल सेलुलर एपरेटस की भी आवश्यकता है, ठीक है ना। क्योंकि डीएनए अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए, वो जो अदर हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, गोल्जी काय, है ना, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और वो क्या है, एक एडिशनल सेलुलर एपरेटस हो गया। तो इसके बाद जब ये भी बन जाता है, एडिशनल सेलुलर एपरेटस बन जाता है, इसके बाद डीएनए की कॉपी क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, विलग हो जाती हैं। परिणामतः इसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बना लेती है, ठीक है ना। तो डीएनए की कॉपी हुई प्लस एक एक्स्ट्रा क्या बना, एक सेलुलर एपरेटस बना। अब है ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान हैं, है ना, ये सिमिलर तो हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण रूपेण समरूप हैं, क्या ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि कॉपी, आप कोई 2 चित्र बनाओगे तो वो एक जैसे हूबहू हो ही नहीं सकते, चाहे थोड़ा सा माइन्यूट, है ना, अंतर होगा, लेकिन होगा जरूर उनके अंदर, समझ गए ना बात। तो वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि कॉपी की ये जो प्रक्रियाएं हैं ये कितनी एक्यूरेसी के साथ संपादित हो रही हैं,
ये कितनी एक्यूरेसी के साथ क्या हो रही हैं, संपादित हो रही हैं। लेकिन हमको पता है कि कोई भी जो जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ये पूरी तरह से क्या होती हैं, रिलायबल नहीं होती हैं। विश्वसनीय का मतलब रिलायबल होने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट इनमें थोड़ा बहुत एग्जैक्ट ये नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत कोई ना कोई वेरिएशन इसमें आ जाता है ना। अतः ये अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में, कि जो डीएनए की जो कॉपीइंग की जो प्रोसेस है, इसमें कुछ क्या आ जाएंगी, विभिन्नताएं आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगे, है ना। तो देखो विभिन्नता को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, है ना। तो ये बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा वो है कि वेरिएशंस जिनको बोलते हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं। परिणामतः बनने वाले डीएनए की प्रतिक्रिया एक समान तो होंगी, वो सिमिलर तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। जो उसका मौलिक डीएनए, जो ओरिजिनल डीएनए है उसके एग्जैक्ट जैसी नहीं होंगी, एग्जैक्ट आइडेंटिकल उससे नहीं होंगी। हो सकता है, अच्छा अब इसमें ये भी है, आपने देखा होगा बेटा, है ना, कई बार कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में ही खत्म हो गया, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि अब क्या होता है, देखो डीएनए की कॉपी हुई, है ना, और क्या बना, एक कोशिकीय संरचना बनी साथ में उसको जीवित रखने के लिए, सेलुलर एपरेटस बना। अगर उस डीएनए की, अब वो जो सेलुलर एपरेटस है वो तो बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा, है ना, लेकिन डीएनए में क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। अब माना वो उस डीएनए के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ गया, एक सीमा से थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन आ गया, तो वो क्या होगा, उसके साथ मैच नहीं हो पाएगा, उस सेलुलर एपरेटस के साथ क्या नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा, और वो जो डीएनए की कॉपी बनी थी वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। समझ गए ना बात। तो कहते हैं ना बच्चा माँ के पेट में क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि हो सकता है कुछ जो वेरिएशंस हैं वो इतने ड्रास्टिक हों, उग्र का मतलब क्या होता है, ड्रास्टिक। अब देखो आपको हिंदी समझाने के लिए इंग्लिश लिखनी पड़ रही है मेरे को, है ना इतनी उग्र हों कि डीएनए की जो नई कॉपी है अपने कोशिकीय संगठन के साथ, जो उसका सेलुलर एपरेटस है उसके साथ क्या नहीं हो पाए, वो एडजस्ट नहीं हो पाए। इस प्रकार संतति कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है ना। जो न्यूबॉर्न सेल है, संतति कोशिका का मतलब क्या हो गया, जो न्यूबॉर्न सेल है वो क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, है ना। नॉर्मली जो है वो डीएनए की जो कॉपियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होती। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी, है ना, जो जेनेटेड सेल्स हैं, है ना, जो न्यूबॉर्न सेल्स हैं वो समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती है। जैसे है ना भाई एक माता पिता के दो बेटे हैं, है ना, तो वो दोनों बेटों की शक्ल क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। क्योंकि अब वो चेंज क्यों हुई बताओ, वो वहीं से हुई क्योंकि उनकी जो डीएनए का कॉपी हुआ था उसमें थोड़े से क्या आ गए थे, वेरिएशंस आ गए थे। वो वेरिएशंस क्यों आए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, क्या होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या आता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो जनन में होने वाली ये जो विभिन्नताएं हैं यही जैव विकास का आधार हैं, है ना। अब जैसे कैसे है, ऐसे समझो आप, शुरू में एक चिड़िया बनी होगी, है ना, माता पिता के रूप में एक चिड़िया होंगी, वो माता चिड़िया और पिता चिड़िया। लेकिन अब देखो आप कितनी विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं हो गई, है ना, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, बैसी चिड़िया हो गई, है ना, सैकड़ों प्रजाति की चिड़ियाएँ हो गई। तो वो सब अलग अलग प्रजाति उनमें क्यों बन गई, वो इसीलिए बन गई कि उनके डीएनए में क्या आते गए, वेरिएशंस आते गए, और इस तरह की जो है ना नई नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती चली गई, है ना। तो इस वजह से ये हमको विविधतापूर्वक भरा हुआ संसार दिखता है ना। अब अपन आते हैं कि ये जो विभिन्नताएं हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वेरिएशंस, है ना। जो डीएनए की कॉपी होते समय जो वेरिएशंस होते हैं उन वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है ना। अब देखो इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, है ना, कि डीएनए कॉपी हुई, थोड़े से वेरिएशन आए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अलग अलग हो गए, थोड़े वेरिएशंस अलग आ गए। अब कोई ऐसी घटना घटित हुई, है ना, जो कि एक जो प्रजाति है वो तो उसको सहन कर पाई, ठीक है ना, और अन्य क्या हो गई, मर गई उसमें, है ना, उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो वो जो एक विभिन्न
था उनमें से, तो उसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त होने से क्या हो गई, बच गई। ठीक है ना, तो और अपन इसको पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि, समष्टि आ गया ना पॉपुलेशन, व्यष्टि को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। तो अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि परितंत्र में, इकोलॉजी में, परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। निकेत, स्थान निकेत मतलब अपनी एक जगह वो बना लेता है। कोई भी प्रजातियां होती हैं वो इस इकोलॉजी के अंदर क्या बना लेती हैं, अपनी वो एक इकोसिस्टम, इकोलॉजी के बजाय क्या बोलेंगे इसको, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में अपना एक स्थान बना लेती हैं, है ना। और इस स्थान और निकेत को क्या बोलते हैं, निस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, निस, NICHES, NICHES, अपना एक जगह बना लेते हैं वो। अब जनन के दौरान DNA की कॉपी का जो सस्टेनेंस है ना, जो अविरोध है ना, अविरोध का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी, जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जनन के दौरान DNA प्रतिकृति का कंसिस्टेंट होना, अविरोध होना जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए क्या है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जो कॉपी है वो कैसी हो, मूल से क्या हो, कंसिस्ट हो। थोड़ा सा तो वेरिएशन होता है उसके अंदर, लेकिन होती तो कंसिस्टेंट ही है वो। तो जो विशिष्ट निकेत के लिए उसे क्या बनाती है, योग्य बनाती है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मूल, जो ओरिजिनल DNA है ना, और उसके से जो DNA की कॉपी बनी है ना, इन दोनों में क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है ना। कंसिस्टेंसी मतलब एक तरह से भाईचारा है इनके अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो नई वाली है इस पुरानी वाली के इकोसिस्टम में ये क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, ठीक है ना, जो उसे विशिष्ट निकेत के लिए क्या बनाती है, योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध क्या है, उसके जनन से है। अतः किसी प्रजाति, स्पीसीज की समष्टि के उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो किसकी वजह से है, इस रिप्रोडक्शन की वजह से है। परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, है ना। अब ये बता रहा है कि वेरिएशंस का महत्व क्या है ना, कि ये जो वेरिएशंस आते हैं, परंतु निकेत में अनेक चेंज आ सकते हैं, है ना। जो जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, है ना, जिस निस में वो रह रहे हैं, जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, उसमें क्या आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के कंट्रोल से बाहर हैं, जिन पे जीवों का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पृथ्वी का ताप कम या ज़्यादा हो सकता है, जल स्तर में चेंज आ सकता है, या कोई उल्कापिंड टकरा सकता है। मीटियोराइट हिट, उल्कापिंड के टकराने को क्या बोलते हैं, मीटियोराइट हिट, है ना, उल्कापिंड टकरा सकता है, ठीक है ना। इसके कुछ उदाहरण है, यदि एक समष्टि, यदि एक पॉपुलेशन अपने निकेत के अनुकूल है ना, एक कोई पॉपुलेशन है वो अपने उस पर्टिकुलर निस के क्या है, वो अनुकूल है, और उस निस के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया, है ना, तो क्या होगा, ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। वो जो पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। अब जैसे मैं बताऊं आपको, इसका उदाहरण ले लो आप डायनासोर का, है ना। आज से, है ना, लाखों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या थे, बहुत विशालकाय जीव थे, जिनको क्या बोलते हैं हम, डायनासोर बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो डायनासोर इतने विशाल से, हाथी से भी 3-3 गुना 4-4 गुना बड़े होते थे वो। अब वो मर क्यों गए भाई, विलुप्त क्यों हो गए वो, है ना। अब इसका एक कारण ये है कि माना अब इतना बड़ा जो जीव है वो वैसे तो विलुप्त हो नहीं सकता, पक्का वो किसी न किसी वायरस की चपेट में आया, जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, ठीक है ना। तो वो किसी न किसी वायरस की चपेट में आ गया। अब उस वायरस ने पूरे के पूरे उस डायनासोर के समूह को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर उन डायनासोर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती तो कोई ना कोई प्रजाति तो बच जाती, जो कि उस वायरस के प्रति क्या होती, रेजिस्टेंट होती, है ना। तो उससे क्या हो जाती, वो बच जाती, लेकिन उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे, है ना, ज़्यादा उनमें वेरिएशंस नहीं थे, तो इसलिए उनकी क्या हो गई, वो विलुप्त हो गए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है
कि निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में पूरी की पूरी समष्टि जो है, पूरी की पॉपुलेशन जो है वो समूल विनाश उसका संभव है। परंतु यदि उस पॉपुलेशन के जीवों में कुछ वेरिएशंस होंगे तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना बन जाती है ना। जैसे ये टेम्परेट वाटर्स जो होते हैं, है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उसको शीतोष्ण जल बोलते हैं, में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई पॉपुलेशन ले ली हमने, है ना, तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ, जल का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, तो अधिकांश जीवाणुओं की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन जो जीवाणु ऐसे हैं, जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस हीट को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो वो बचे रह जाएंगे, है ना। तो वो हीट को सहन करने वाले जो बैक्टीरिया थे वो उन्हीं की प्रजाति में से तो थे। वो क्यों पैदा हुए, क्योंकि वेरिएशंस की वजह से पैदा हुए वो, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि क्या हो जाएगी, मर जाएंगे। परंतु हीट रेजिस्टेंट क्षमता वाले, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी वाले कुछ परिवर्त वेरिएंट जो हैं वो जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं, वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। अतः ये जो वेरिएशंस हैं ये स्पीसीज की उत्तरजीविता, सस्टेनेबिलिटी, उत्तरजीविता को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करने के लिए उसको, उत्तरजीविता के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, है ना। सर्वाइवल, उत्तरजीविता को एक शब्द और होता है सर्वाइवल, किसी स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधियाँ, है ना, किस किस जो सिंगल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, ठीक है ना, उनमें किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखो इसमें दो एक्टिविटी हैं, 8.1 और 8.2, इन दोनों एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं हम। 100 ml पानी में लगभग 10 ग्राम चीनी घोल ली हमने, ठीक है। एक परख नली में इस विलयन का 20 ml ले लिया, है ना। पहले तो 100 ml पानी में क्या घोल ली, 10 ग्राम चीनी घोल ली, है ना। फिर उसमें से 20 ml निकाल लिया, है ना, एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें एक चुटकी यीस्ट पाउडर डाल दिया, है ना। तो ये यीस्ट क्या है, एक तरह से फंगा, जिसको बोलते हैं ना, कवक होता है ये, है ना, FUNGI, फंजाई। यीस्ट पाउडर डाल दिया हमने। परख नली के मुंह पर रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पे रख देते हैं उसको, है ना। उसके मुंह पे क्या लगा दी, रुई लगा दी। रुई क्यों लगाई, जिससे कि उसमें से हवा पास होती रहे, है ना। बिल्कुल प्लास्टिक का ढक्कन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हवा पास नहीं होगी, है ना। और उसको थोड़ा सा गर्म स्थान पर रख देना, ठंडे स्थान पर नहीं रखना है। 1-2 घंटे पश्चात परख नली से यीस्ट संवर्ध की कुछ, है ना, जो यीस्ट का कल्चर बन गया, है ना, वो उन्होंने वृद्धि कर ली, है ना। ये क्या, फंजाई हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ये जीव हैं एक तरह से, ये यीस्ट है क्या है, ये जीव है ना। इसने क्या कर ली, वृद्धि कर ली, है ना, और उसका कल्चर डेवलप हो गया और बहुत सारे जीव डेवलप हो गए उसमें से। उसकी एक बूंद स्लाइड पर रख के हमने उसको कवर स्लिप से ढक दिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा। तो देखो अभी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ एक, है ना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से, है ना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये यीस्ट के वो हैं, है ना, बड़ा करके दिखाया गया है, ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगे ये, है ना। तो ये क्या है, फंजाई हैं, कवक हैं ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना आपको, छोटी छोटी सी आँख सीधी नज़र आ रही है, ये आँख सी नज़र, तो ये क्या निकल आई, बर्ड्स निकल आई इसमें से, है ना। और ये बर्ड्स क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और ये एक नया जीव बन जाता है ना। तभी तो कहते हैं ना कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, फंजाई जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है इनके अंदर, ठीक है ना। आई बात सुनने, तो इस तरह से इनका ग्रोथ होती है। तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ब्रेड ली हमने, डबल रोटी किसको बोलते हैं, ब्रेड को बोलते हैं। ब्रेड के एक टुकड़े को पानी में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रख दिया, है ना। थोड़ा सा ठंडा स्थान हो, मॉइस्चर हो जहाँ पे, और अंधेरा हो। फिर मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का निरीक्षण किया हमने, है ना, उसकी जो सरफेस है उसको क्या किया, निरीक्षण किया उसका। अपने 1 सप्ताह प्रेक्षण कॉपी में क्या किए, रिकॉर्ड करे, है ना। कहने का मतलब ये है कि ब्रेड ली हमने, ब्रेड को पानी से गीला कर लिया और उसको एक जगह पर रख दिया, ठीक है ना। फिर अपन ने उसको मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा उसको देखा, है ना। तो देखो ये इस तरह से हो जाती है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ना। तो इसको फफूंदी बोलते हैं हम। तो ये भी क्या है, वही फंजाई है ना। तो ये देखो धागेनुमा संरचना सी नज़र आ रही है आपको, और ये जो काले काले से स्पॉट से भी नज़र आ रहे हैं, 2 चीज़ बन गई ये,
ठीक है ना। तो ये जो धागेनुमा संरचना है ना, और एक क्या है, ये काले काले जो स्पॉट्स से नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये जो स्पॉट्स हैं, ये इनमें क्या है, वही जनन करने वाली चीज़ इनके अंदर है, ठीक है। यीस्ट की वृद्धि, ऊपर वाले में तो क्या थी, यीस्ट की वृद्धि थी, और दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि है ना, जो ब्रेड मोल्ड है ना। कवक यहाँ का क्या मतलब है, ये मोल्ड, MOULD, ब्रेड मोल्ड की वृद्धि के तरीकों की तुलना करो, है ना। अब देखो उसमें तो क्या था, इस वाले में तो बर्ड्स थे, क्या थे इसके अंदर, बर्ड्स थे, ठीक है ना। वो छोटे छोटे आंख जैसी थी ना, हल्की हल्की सी वो, और इसके अंदर क्या है, एक धागेनुमा संरचनाएं हैं, और उनके ऊपर काले काले से क्या है ना, स्पोर्स डेवलप हो गए। इनको क्या बोलते हैं अपन, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर हमने ये देख लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जीव जनन करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है विखंडन, जिसको इंग्लिश में हम फिशन बोलते हैं, FISSION। अब ये क्या है, जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, सरल जीव होते हैं, उनमें काम में आती हैं ये वाली विधियाँ, ठीक है ना। तो पहले अपन ये जो सरल जीवों वाली हैं ये पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स का पढ़ेंगे, और फिर एनिमल्स का पढ़ेंगे। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन है ना, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले, तो एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन है ना, अथवा विखंडन, कोशिका विभाजन बोल दो इसको, सेल डिवीजन या फिशन जो है, के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अब सिंगल सेलुलर जो होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म, तो उसमें किसके द्वारा होते हैं, विखंडन के द्वारा हो गया। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए। अनेक जीवाणु, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्ति हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी कहीं से भी क्या हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, कहीं से भी वो क्या हो सकते हैं, विखंडित हो सकते हैं, चाहे साइड से कट जाएं, ऊपर से कट जाएं, नीचे से कट जाएं, ठीक है ना। जैसे एक चित्र इसमें आपकी बुक में दिखाया गया है इसका, है ना। देखो इस तरह से पहले ये अमीबा ऐसा है ना। फिर देखो इसमें ये जो बीच वाला जो था इसका केंद्रक मान लो इसको, है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है टूटने को हो रहा है, ये फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया ये, है ना। और देखो ये फिर यहाँ इस तरह से फिर ये बाउंड्री सी बन गई, और फिर ये और इसमें दोनों में क्या हो गई, अलग हो गए। तो दोनों के केंद्रक क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए। तो यहाँ क्या था, एक था, और एक में से ये 2 हो गए। तो ये सिंगल सेल थी, सिंगल सेल का सेल डिवीज़न हो गया ये, और इसी सेल डिवीज़न को हम क्या बोल देते हैं, फिशन बोल देते हैं, विखंडन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रकार का इसमें ये दिखा गया है, परंतु कुछ सिंगल सेल वाले जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। अब इसमें तो क्या है, बिल्कुल सिंपल शारीरिक संरचना है, सिंपल बॉडी डिजाइन है इसके अंदर। तो कुछ में क्या हो, थोड़ी सी और ऑर्गेनाइज्ड होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु, ये कालाजार एक बीमारी होती है जिसका ये रोगाणु होता है ना, जिसको लिस्मानिया बोलते हैं। इसमें कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, विप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कोड़ा का मतलब समझते हो आप लोग, जैसे अभी आपने कभी तांगे वाले को देखा होगा, तांगे वाले के हाथ में एक वो लगा रहता है ना, डंडी लगी रहती है, और उसमें एक आगे वो बंधी रहती है चमड़े की, वो उसको कोड़ा बोलते हैं, जिससे कि उसको मारता है, वो पैरों में मारता है उसके, जिससे घोड़ा क्या होता है, दौड़ता है, तो उसको विप बोलते हैं हम। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में भी किसी को जो ना पनिशमेंट के लिए ये वाली चीज़ काम में ली जाती थी, कोड़े मारने की, ठीक है। तो ये इसकी ऐसी संरचना एक कोड़े जैसी है, ठीक है ना। ऐसे जीवों में द्विविखंडन जो है ना, बाइनरी फिशन हो गया है, द्विखंडन है ना, इसके अंदर 2 उसमें टूट रहा है ये, और ये एक, अब इसमें तो क्या है, कहीं से भी टूट सकता था। अमीबा तो क्या है, किसी भी, वैसे अभी ये इस तरह से टूटा, अभी कोई जरूरी नहीं ऐसे भी टूट सकता है, इस तरह से भी। प्लेन का मतलब है ये ऐसे 2 टुकड़ों में, एक टुकड़ा इधर वाला राइट वाला हो गया, एक तरफ लेफ्ट वाला हो गया, फिर दूसरा प्लेन ये हो गया, ऐसे टूट जाए, ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला हो गया, या ऐसे टूट जाए, ये वाला अलग हो जाए, ये वाला। तो ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ये एक विशेष प्लेन में होता है, ये एक विशेष तल में ही इसका खंडन होता है। इसको द्विखंडन बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं इसको। एक निर्धारित तल में होता है, किसी एक फिक्स्ड प्लेन में होता है ये, है ना। फिर बताया है इसमें कि मलेरिया का जो परजीवी होता है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं हम, है ना। जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, है ना।
तो ये एक साथ ही अनेक में, जैसे यहाँ दिखाया गया बगल में, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है इसमें, है ना, मल्टी फिशन होता है इसके अंदर, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर, अब देखो मैंने वो चित्र दिखाई दिया था आपको, है ना, जो यीस्ट था जिसमें से छोटे छोटे मुकुल को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। छोटे छोटे बर्ड्स क्या होते हैं, उभर जाते हैं उसमें, वो कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वो बर्ड्स वृद्धि करते हैं और इस प्रकार से नए यीस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये पहला था विखंडन, है ना, फिशन, और फिर है खंडन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, उसको बोलेंगे फिशन और इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, अगर आपने कभी कोई गांव में पोखर देखी हो, है ना, गांव में तालाब देखा हो, तो बरसात के दिनों में उसमें जो है ना हरे 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 से पूरे उस पर पूरे पानी के उस पर छा जाते हैं, है ना, जिसको काई बोलते हैं हमारे उधर की तरफ, तो है ना, तो वो भी क्या है, एक जीव है वो, ठीक है ना। तो वो एक से क्या बन जाते हैं, अनेक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचना, फिलामेंट, कैसी संरचनाएं हों, फिलामेंटस संरचनाएं हों, उसमें से कुछ पानी ले लो, स्लाइड पर 1 या 2 फिलामेंट रख लो, इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डाल के उस पर क्या ढक दी, कवर स्लिप ढक दी हमने, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा हमने, क्या आप स्पाइरोगैरा तंतुओं, अब जो वो जो फिलामेंट हैं वो क्या है, स्पाइरोगैरा हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्पाइरोगैरा में विभिन्न प्रकार के ऊतक पहचान सकते हैं, हाँ वो हमें दिख जाते हैं उसमें, है ना, माइक्रोस्कोप में। अब यह सरल संरचना वाले जो सिंपल स्ट्रक्चर जिनकी है, जो बहुकोशिक जीव हैं, है ना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म हैं और लेकिन जिनकी संरचना कैसी है, सरल है, में जनन की सरल विधि कार्य करती है ना। उदाहरणतः स्पाइरोगैरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, जैसे ये स्पाइरोगैरा को बताया ना, उसमें तालाब के अंदर जो वो हरी हरी काई जो होती है वो, तो अनेक उनमें क्या होती है, वो खंडित हो जाती है। ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव, नई पॉपुलेशन में विकसित हो जाते हैं, है ना। क्रियाकलाप 8.4 के परीक्षण के आधार पर हम क्या इसका कारण खोज सकते हैं, है ना, क्या कारण है इसका, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, खंडन के द्वारा प्रजनन कर रहे हैं। परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है, ये वाली जो बात है ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म पर लागू नहीं होती है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते, सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को ऐसे थोड़ी भाई इसके ये विखंडन हो गया, इसका कट गया बीच में से, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं होते ये, है ना, इनमें क्या होता है, विशेष कार्य हेतु विशेष कोशिकाएं संगठित होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं तथा ऊतक जो है वो संगठित होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में, है ना, ऐसी जो सजग व्यवस्थित परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन, ऐसी केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में कोशिका दर कोशिका विभाजन क्या है, अव्यावहारिक है। ऐसी स्थिति में कोशिका टूट के विखंडित नहीं हो सकती और नए जीव का निर्माण नहीं हो सकता। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि आवश्यक होती है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद इसको पूरा करके पुनरुद्भवन, है ना, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। चलो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक समान युक्ति यह है, एक सामान्य जो युक्ति है वो ये है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए क्या होती हैं, दक्ष होती हैं। जैसे हमने देखा भाई, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जो पाचन के लिए करती हैं, एक्सक्रीशन में किडनी होती हैं, उनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जो छानने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए क्या होती हैं, एफिशिएंट होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जब कहने का मतलब ये कि अन्य सभी कार्यों के लिए उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो जनन के लिए भी उनमें क्या होती हैं, स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिकाएं बोलते हैं, है ना, जर्म सेल्स उनको बोलते हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है?
यस, इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि हो सके, ग्रोथ हो सके। क्रम प्रसरण, देखो एक नया शब्द आया है ये क्रम प्रसरण, इसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, विस्तार, एक तरह से क्रम प्रसरण हो सके तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्या हो, उनमें क्षमता हो। ठीक है। अच्छा, एक है पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, है ना। जैसे छिपकली का देखा है आप लोगों ने, छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो वापस से उग जाती है ना। तो ऐसे ही कुछ जीव जो है ना उनको काट दो तो वो नए जीव की में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, है ना। शायद केंचुआ के बारे में बताते हैं, केंचुआ के 2 टुकड़े कर दो तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, 2 केंचुए बन जाते हैं। वो केंचुआ देखा ना, अर्थवर्म जो होता है बरसात के दिनों में निकलता है ना। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रा है, क्या है ये, हाइड्रा है। अब देखो ये एक हाइड्रा हो गया, अब इसके 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। ठीक है। अब देखो आप, इसमें ऊपर का टुकड़ा है तो नीचे का टुकड़ा विकसित हो रहा है, बीच वाले में क्या है, ऊपर का नहीं है नीचे का नहीं, तो इसमें देखो ऊपर का नीचे का विकसित हो रहा है ना। और इस तीसरा वाला जो नीचे वाला टुकड़ा था, इसमें ऊपर का टुकड़ा बीच वाला और ऊपर का गायब है, तो इसमें बीच का और ऊपर का विकसित हो रहा है ना। तो ये फिर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो सेम, तो खंडन हुआ और फिर जो चीज़ उसमें से टूटी वैसी चीज़ उसमें क्या हो जाती है, डेवलप, विकसित हो जाती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पुनर्जनन बोलते हैं। लेकिन हर एक जीव में ऐसा नहीं होता, कुछ जीव होते हैं पूर्ण रूप से विभेदित जीवों, फुली डिफरेंशिएटेड जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, अपने बॉडी पार्ट से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है उनमें, है ना। ये अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें, उनको तोड़ के क्या कर सकते हैं, नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्या हो जाए, कट हो जाए या टूट जाए, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से, प्रोलिफरेशन से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से और क्रम से होता है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। लेकिन ये जो पुनरुद्भवन है ये जनन के समान नहीं है, इसको जनरेशन, है ना, ये जनन के समान नहीं है, क्योंकि इसमें तो काट के बनाया है उसको, है ना। तो एक सिंपल प्रकार का जनन है ये, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर है मुकुलन, इसको बोलते हैं बडिंग, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग, है ना। देखो इसमें चित्र से ही समझ जाओगे आप, है ना। जैसे ये हाइड्रा का उदाहरण लिया है, इसमें हाइड्रा में देखो ये बड़, छोटा सा बड़ है, फिर ये ऐसा विकसित हो गया और फिर ये बिल्कुल जैसा खुद था वैसा ये विकसित हो गया, फिर ये बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं हम लोग। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, बडिंग के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है ना। एक स्थान पर क्या आ जाता है, एक उभार आ जाता है, एक बड डेवलप हो जाता है। यह उभार, मुकुल जो है, जो बड है, वृद्धि करता हुआ एक नन्हे जीव में बदल जाता है, एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनाइज्म में डेवलप हो जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद है कायिक प्रवर्धन, है ना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। इसमें क्या है, देखो जैसे ये ब्रायोफाइलम का दिखाया गया है ना, आपको ये चित्र दिख रहा है ना बगल में, ये ब्रायोफाइलम है। इसकी जो पत्तियों के जो किनारे हैं, यहाँ पे कुछ अलग तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, है ना, और ये फिर इससे क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं और वापस से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है ना। ठीक है, मैं देखो चित्र भी दिखाता हूँ आपको, ये रहा देखो, है ना, ये भी क्या है, देखो ये पत्तियों के किनारे पे ये चीज़ डेवलप हो गई,
है ना। देखो ये क्या है, ये अलग हो जाएंगे तो ये नया पौधा इसमें से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, है ना, या तना हो गया, उसका पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। अधिकतर जंतुओं में ऐसा नहीं होता, है ना। जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के लिए करते हैं। जो सिंगल पौधे होते हैं वो, फिर है परतन, लेयरिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परतन को लेयरिंग, और कलम, है ना, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग करके कृषि में भी करते हैं हम, जैसे कलम करते हैं ना विभिन्न प्रकार के, जैसे एक पौधे में कलम करके दूसरी प्रजाति का वो पौधा डेवलप कर दिया, उस तरह को कलम लगाना बोलते हैं। फिर है गन्ना, गुलाब तथा अंगूर, इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा में फूल और फल लगने में क्या लगता है, कम टाइम लगता है। यह पद्धति, अब जैसे केला हुआ, संतरा हुआ, केले के अंदर बीज नहीं होता ना, अब जिसमें बीज ही नहीं है तो उसको तो आप कैसे बो सकते हो, है ना। तो उसके लिए क्या, ये कायिक प्रवर्धन, उसके बॉडी पार्ट्स को यूज करके हम दूसरी जीव उत्पन्न करते हैं, है ना, यानी दूसरे पौधे उत्पन्न करते हैं। गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। अब इसका दूसरा लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। जैसे आलू का उदाहरण लिया तो आलू में आपने देखा होगा ना, छोटी वो आँख सी होती हैं, है ना, तो उस जगह से काट के अगर आप उसको बो दोगे तो क्या बन जाएगा, आलू बन जाएगा, है ना। तो जब बोते हैं ना इनको तो उसी स्थान पे से काटते हैं कि उसके अंदर एक आँख क्या हो, जरूर हो। तो वही यही इसमें ये दर्शाया गया है कि जहाँ पे आँख होती है ना, वो जो बड़ होती है, नौच जिसको बोलते हैं, नौच, ठीक है ना, उस जगह पे ही वो क्या होता है, पौधा वृद्धि कर जाता है, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम का मैंने ये बता ही दिया आपको। मनी प्लांट वाला भी उदाहरण ले सकते हो आप। मनी प्लांट में क्या है, जैसे पत्ती होती है, ये है, फिर यहाँ ये पत्ती है, तो यहाँ से और यहाँ से काट के अगर पत्ती अगर आ गई बीच में तो फिर क्या है, वो उग जाएगा। और अगर माना सिर्फ डंठल तो उगने की संभावना क्या रहेगी, उसकी कम रहेगी। ये सेकंड वाला एक्टिविटी है 8.6, है ना। फिर है ये बीजाणु समासंघ।